लगातार 7 दिन। और 7 रातें? हाँ बिल्कुल, लगातार 7 रातें बिना एक पल सोए गुजारना। अब पीठ पर 20 से 40 किलो का भारी भरकम बैग है और शरीर मतलब पूरी तरह से जवाब दे चुका है। मांसपेशियां लिटरली टूट रही होती हैं उस वक्त। बिल्कुल। और दिमाग हैलुसिनेशन के उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां हकीकत और सपने के बीच का फर्क ही मिट जाता है। तभी पास में गाड़ी आकर रुकती है। अंदर बैठा एक वरिष्ठ अधिकारी बिल्कुल शांत आवाज में कहता है कि बस बहुत हो गया, गाड़ी में बैठ जाओ, हार मान लो और ये सारा दर्द अभी इसी पल खत्म हो जाएगा। और वहीं पर असली टेस्ट होता है। सही कहा। मतलब ये वो बिंदु है जहां इंसान का शरीर तो पहले ही हार चुका होता है और अब लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि क्या उसका दिमाग भी घुटने टेक देगा। हाँ। आज की इस गहन चर्चा में ना हम ठीक इसी मनोविज्ञान को डिकोड करने वाले हैं। हाल ही में पूर्व पैरा स्पेशल फोर्सेस यानी पैरा एसएफ कर्नल का एक बेहद विस्तृत और रोंगटे खड़े कर देने वाला इंटरव्यू सामने आया है। तो आज हमारा मिशन उन फिल्मी कहानियों से दूर भारतीय सेना के एलीट ऑपरेटर्स की उस भयानक असलियत को समझना है जहां जीवन और मृत्यु का फैसला बस कुछ ही सेकंड में होता है। और मैं यहाँ ये भी जोड़ना चाहूंगा कि इस चर्चा का उद्देश्य सिर्फ हथियारों की बात करना या सेना की तारीफ करना नहीं। हाँ, असल दिलचस्पी इस बात में है कि एक आम इंसान जिसकी हम और आप जैसी सामान्य शारीरिक जरूरतें होती हैं, उसे एक ऐसे लीथल ऑपरेटर में कैसे तब्दील किया जाता है जो प्रकृति के नियमों को ही चुनौती देने लगता है। उस इंटरव्यू में जो बारीक डिटेल्स है ना, बहुत ही डरावनी डिटेल्स हैं वो तो। बिल्कुल वो हमें ठीक उसी मनोविज्ञान और उस क्रूर रणनीति के भीतर ले जाती हैं जो एक फौजी को फौलाद बनाती हैं। तो चलिए इस क्रूर प्रक्रिया से ही शुरुआत करते हैं। आखिर कोई इस एलीट फोर्स तक पहुंचता कैसे है? इंटरव्यू में उस 90 दिन के प्रोबेशन प्रोसेस का जिक्र था जिससे सुनकर ही मतलब किसी की भी रूह कांप जाए। शुरुआत में रोज सिर्फ 1 या 2 घंटे की नींद। और फिर आता है हेल वीक। बाप रे, हेल वीक। 7 से 9 दिन तक बिना एक पल सोए लगातार शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ देने वाले टास्क और रोज 40 किलोमीटर की दौड़। अब यहाँ ना मैं एक अनोखी एनालॉजी देना चाह रही थी। हाँ बताइए। देखिए, खेलों की दुनिया में अगर कोई मैराथन रनर किसी बड़े रेस की तैयारी करता है तो वो मुख्य दिन से पहले टेपर करता है। मतलब वो अपने शरीर को आराम देता है ताकि रेस वाले दिन उसकी मांसपेशियां पूरी तरह से तरोताजा हों। सही बात है। लेकिन यहाँ तो विज्ञान के बिल्कुल उलट काम हो रहा है। रोज 40 किलोमीटर दौड़ाना, वो भी बिना नींद के। क्या इतनी क्रूरता सच में जरूरी है? मेरा मतलब है, क्या ये शरीर को अंदर से पूरी तरह नष्ट नहीं कर देता? ये बहुत ही सटीक सवाल है आपका और इसका जवाब इस पूरी ट्रेनिंग के सबसे बड़े रहस्य को खोलता है। ये जो टेपर करने या शरीर को आराम देने का विचार है ना, वो तब लागू होता है जब आपका लक्ष्य शारीरिक सर्वश्रेष्ठता हासिल करना हो। अच्छा। लेकिन पैरा एसएफ के इस प्रोबेशन का मुख्य उद्देश्य शारीरिक है ही नहीं, ये विशुद्ध रूप से मनोवैज्ञानिक है। ओके, मतलब माइंड गेम है पूरा। 100%। जब कोई इंसान 7 दिन तक नहीं सोता है तो उसका शरीर सरवाइव करने के लिए माइक्रो स्लीप्स लेने लगता है। माइक्रो स्लीप्स? हाँ, यानी चलते चलते कुछ सेकंड के लिए दिमाग अपने आप शटडाउन हो जाता है। और वो जो अधिकारी का गाड़ी लेकर आना और हार मारने का लालच देना था ना, हाँ, वो लालच वाला हिस्सा, वो दरअसल स्ट्रेस इनोक्यूलेशन या तनाव के टीकाकरण की प्रक्रिया है। जब शरीर नष्ट होने की कगार पर होता है तब इंसान का अपना ईगो, उसका डर और उसकी सारी हिचकिचाहट टूट जाती है। वे शरीर को नहीं बल्कि उस मानसिक अवरोध को तोड़ रहे हैं जो हमें खतरे से दूर भागने के लिए कहता है। ओहो, मतलब वे पुराने इंसान को नष्ट करके एक नया दिमाग गढ़ रहे हैं। बिल्कुल यही बात है। इसी संदर्भ में मुझे वो एक और दिल दहला देने वाली एक्सरसाइज याद आ रही है। वो 100 किलोमीटर के एस्केप एंड एवेजन ड्रिल। हाँ, वो तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की है। वही ना। इसमें जवानों को बिना किसी उपकरण, बिना पैसे और बिना खाने के पहाड़ों में छोड़ दिया जाता है और उन्हें बस सरवाइव करना होता है। और अगर वे पकड़े गए तो उनके साथ युद्धबंदी यानी प्रिजनर ऑफ वॉर जैसा बर्ताव किया जाता है। कर्नल ने बताया था कि भूख इतनी चरम पर थी कि जिंदा रहने के लिए उन्हें एक गांव से मुर्गी तक चुरानी पड़ी थी। हाँ, और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वो मुर्गी चुराना कोई अपराध बोध की बात नहीं है। ये सर्वाइवल मोड, ये जीवित रहने की आदिम वृत्ति का एक्टिवेट होना है। मतलब जब सारे नियम खत्म हो जाते हैं। एकदम सही। जब नियम, सभ्यता और नैतिकता पीछे छूट जाते हैं और केवल जीवित रहना और मिशन पूरा करना ही लक्ष्य बचता है, तब वो इंसान एक असली ऑपरेटर बनता है। दुश्मन के इलाके में कोई नियम काम नहीं आता।
उसी आदिम वृत्ति की बात करें तो कर्नल ने एक बहुत ही अजीबोगरीब ग्लास ईटिंग रिचुअल का जिक्र किया था, कांच खाने की रस्म। मतलब जब ऑपरेटर अपनी ड्रिंक ले रहे होते हैं तो वे उस कांच के ग्लास के किनारे को अपने दांतों से चबाकर खा जाते हैं। ये सुनकर ही मेरे दांतों में अजीब सी सेरन होने लगी थी। ऐसा क्यों करते हैं? इससे मुंह कटकर लहूलुहान नहीं हो जाता? ये सुनने में जितना जंगली लगता है ना, इसके पीछे का मनोविज्ञान उतना ही गहरा है। इंसान के भीतर सबसे गहरी वृत्ति होती है खुद को चोट से बचाना, जिसे हम सेल्फ प्रिजर्वेशन कहते हैं। हमारा दिमाग हमें हर नुकसानदेह चीज से दूर रखता है। हाँ, वो तो नेचुरल रिफ्लेक्स है। लेकिन जब एक ऑपरेटर जानबूझकर कांच का टुकड़ा दांतों से चबाता है, वो जो कांच के टूटने की आवाज होती है ना, वो दिमाग को एक स्पष्ट संदेश देती है। वो संदेश ये है कि मैं अपने शरीर के प्राकृतिक डर से बड़ा हूं। बाप रे। और हाँ, अगर इसे सही तरीके से चबाकर बिल्कुल बारीक पीस लिया जाए तो ये बिना ज्यादा नुकसान पहुंचाए निगला जा सकता है। लेकिन पॉइंट ये है कि जिसने कांच चबा लिया हो, उसके लिए युद्ध के मैदान में गोलियां या छर्रे बहुत छोटी चीज लगने लगती हैं। ये डर को हमेशा के लिए खत्म कर देने की रस्म है। ये तो सच में एक अलग ही लेवल की मानसिक कंडीशनिंग है। अब एक बार जब ये पुराना डरपोक इंसान टूट जाता है और एक फौलादी ऑपरेटर तैयार हो जाता है, तो सवाल उठता है हथियारों का। शस्त्रागार। हाँ, हथियारों को लेकर काफी बारीक तकनीकी बातें सामने आई इंटरव्यू में। कर्नल की पसंदीदा बंदूकों में इजराइल की टेवोर और वो हमेशा भरोसेमंद रहने वाली AK-47 शामिल थी। AK-47 के बारे में तो ये तक कहा गया कि इसे कीचड़ में डालो, पानी में डुबाओ, ये फिर भी चलती है। और एक HK-416 का भी जिक्र था। हाँ, हथियारों का ये चुनाव बहुत कुछ बताता है। एक स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर के लिए सटीकता से ज्यादा उसकी विश्वसनीयता मायने रखती है। AK-47 का डिजाइन इतना सरल है कि उसमें गंदगी फंसने का चांस बहुत कम होता है। और वो सर्विलेंस तकनीकें, वो भी बहुत एडवांस हैं, जैसे हेलमेट माउंटेड नाइट विजन गॉगल्स और होलोग्राफिक साइट्स। मतलब आपको पुरानी बंदूकों की तरह लोहे के दो हिस्सों को अलाइन नहीं करना पड़ता। बस रेड डॉट को लक्ष्य पर रखा और ट्रिगर दबा दिया। बिल्कुल। और थर्मल इमेजर भी होते हैं जो शरीर की गर्मी से दीवारों के आर पार भी दुश्मन को डिटेक्ट कर लेते हैं। तकनीक की बात तो ठीक है, लेकिन यहीं पर मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है और मुझे यहाँ थोड़ा पुशबैक देना होगा। हाँ, बताइए। देखिए, अगर हम अमेरिका और पश्चिमी देशों की सेनाओं से तुलना करें ना, तो जमीनी हकीकत काफी अलग दिखती है। अमेरिका के पास 260 से ज्यादा C-17 ग्लोबमास्टर जैसे विशाल एयरक्राफ्ट हैं। भारत के पास सिर्फ 10 या 11 हैं। उनके पास फंडिंग का अथाह अंबार है। रिसोर्सेज का फर्क तो है। और इसके बिल्कुल उलट कर्नल ने बताया कि उन्होंने खुद अपनी जेब से 12-14 लाख रुपए खर्च करके अपनी पर्सनल किट तैयार की थी। तो अगर पश्चिमी देशों के पास ऐसे अत्याधुनिक उपकरण हैं, तो क्या कोई भी सेना सिर्फ जज्बे के दम पर उनका मुकाबला कर सकती है? क्या आज के युद्ध में बेहतर तकनीक हमेशा हावी नहीं होते? ये बहस ना सैन्य रणनीतिकारों के बीच हमेशा से चलती आ रही है। तकनीक निस्संदेह बड़ा फायदा देती है, लेकिन तकनीक की एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है। क्या? वो मशीन है और मशीनें फेल होती हैं। उदाहरण के लिए 0 से 50 डिग्री नीचे के तापमान में थर्मल इमेजर या ड्रोन की बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। तब अत्याधुनिक सेनाओं के ऑपरेशंस बीच में ही रोक दिए जाते हैं। लेकिन भारतीय स्पेशल फोर्सेस को जो चीज अलग बनाती है वो है उनका लगातार ऑपरेशनल एक्सपोजर। अच्छा, मतलब उनका जमीनी अनुभव उस तकनीकी कमी को पूरा कर देता है। 100%। जब आप कश्मीर जैसे इलाकों में लगातार सालों तक आतंकवाद रोधी अभियान चला रहे होते हैं, तो वो कॉम्बैट अनुभव सिमुलेटर पर नहीं सीखा जा सकते। सही बात है। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण कर्नल साहब के इंटरव्यू में ही था। उन्होंने बताया था कि कैसे एक सरेंडर कर चुके आतंकवादी ने उन्हें AK-47 का एक नायाब जुगाड़ सिखाया था। अरे हाँ, वो इनर्शिया वाला किस्सा, राइट? बिल्कुल। अगर लड़ते लड़ते AK-47 का कॉकिंग हैंडल टूट जाए, जिससे गोली लोड होती है, तो एक सामान्य सैनिक शायद हथियार फेंक देगा। लेकिन उस जुगाड़ में आप बस बंदूक को जोर से पकड़कर पीछे की तरफ तेजी से झटकते हैं और भौतिक विज्ञान के इनर्शिया के वजह से अंदर का भारी मैकेनिज्म मोमेंटम से पीछे जाता है और गोली खुद लोड हो जाती है। क्या बात है! मतलब बिना तकनीक के भी मौत के मुंह से वापस आने का हुनर। यही अनुकूलन क्षमता दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक पर भारी पड़ती है। सच में वो इनर्शिया वाला किस्सा ये साबित करता है कि जमीनी समझ बड़ी बड़ी लैब्स को मात दे सकती है। लेकिन हथियारों की बात एक जगह है, असल युद्ध के मैदान में रात के अंधेरे में इन्हें आजमाना बिल्कुल अलग बात है। हाँ, ऑपरेशंस फिल्मों जैसे नहीं होते। बिल्कुल नहीं होते।
फिल्मों में तो हीरो जाता है 10 मिनट में सबको खत्म करके वापस आ जाता है। यहाँ असलियत ये है कि 100 बार ऑपरेशन लॉन्च करने पर शायद 99 बार कुछ नहीं होता। महीनों तक शून्य तापमान में सिर्फ ब्लैक कॉफी पी के जागना पड़ता है। और वो जो अंतहीन इंतजार है ना, वो युद्ध की गोलीबारी से ज्यादा थका देने वाला होता है। हफ्तों तक उसी तनाव में गश्त करना जहां एक छोटी सी गलती मौत का कारण बन सकती है, उस एकाग्रता को बनाए रखना ही उस 90 दिन की ट्रेनिंग का असली परीक्षण है। उसी एकाग्रता को दर्शाने वाला वो छाते वाला किस्सा मुझे बहुत इंटेंस लगा था। हाँ, वो बहुत ही तनावपूर्ण पल था। मतलब वे पहाड़ों पर घात लगाए बैठे थे, धुंध थी और उनके स्काउट ने एक संदिग्ध को देखा जिसने शॉल ओढ़ी हुई थी। शॉल के नीचे से लोहे की नुकीली कीज बाहर झांक रही थी। स्काउट को लगा कि वो AK-47 है और उसने रेडियो पर फायर करने की परमिशन मांगी। और कर्नल के पास फैसला लेने के लिए सिर्फ कुछ सेकंड्स थे। हाँ, और उन्होंने ट्रिगर दबाने से मना कर दिया क्योंकि वे 100% सुनिश्चित नहीं थे। बाद में पता चला कि वो कोई हथियार नहीं बल्कि एक बंद छाते का आगे का हिस्सा था। अगर उस दिन ट्रिगर दब जाता तो एक निर्दोष मारा जाता। ये सोचकर ही डर लगता है। ये मिलिट्री के सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक, पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन का बेहतरीन उदाहरण है। इंटेलिजेंस सिर्फ एक संभावना होती है। भारी दबाव में अपनी उंगली को ट्रिगर पर रोके रखना असीम अनुशासन की मांग करता है। और सबसे चौंकाने वाली बात मुझे ये लगी कि एक तरफ तो छाते वाले इंसान की जान बचाने का वो असीम धैर्य था और दूसरी तरफ क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट का वो किस्सा जो बिल्कुल विपरीत रूप दिखाता है, जहां एक मुखबिर की सटीक सूचना पर उन्होंने 3 आतंकियों को घेरा था। कर्नल दीवार के सुराखें बंदूक डालकर चेक कर रहे थे और जैसे ही पीछे मुड़े, ठीक उनके पीछे एक आतंकी अपनी AK-47 ताने खड़ा था। हाँ, और आतंकी ने पूरी मैगजीन खाली करनी शुरू कर दी। बचने के लिए कर्नल ने खिड़की से 10 फुट नीचे छलांग लगा दी और ऊपर से आतंकी ने ग्रेनेड फेंक दिए। ग्रेनेड फटा और उसके दर्जनों लोहे के छर्रे कर्नल के शरीर में धंस गए, जो सोचिए आज भी उनके शरीर में मौजूद हैं। -50 डिग्री तापमान था बाहर। वही तो, खून बह रहा है, उबलता पानी भी जम जाए इतनी ठंड है, दर्द असहनीय है। लेकिन फिर भी पूरी रात उन्होंने उस घर पर निशाना साधे रखा ताकि आतंकी भाग ना सके और सुबह होते ही उन्होंने उसे हेडशॉट मारा। ये विरोधाभास ही स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेटर की कहानी है। एक ही दिमाग जो कुछ घंटे पहले निर्दोष की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल रहा था, वही इंसान अब एक शिकारी बन चुका है। बिल्कुल। शरीर दर्द से चीख रहा होगा, लेकिन दिमाग ने उसे चुप करा दिया। जब सामने वो दुश्मन हो जिसने देश के खिलाफ हथियार उठाया है, तो सहानुभूति की कोई जगह नहीं बचती। -50 डिग्री में शरीर में लोहे के टुकड़े लिए सरवाइव करना मानव क्षमता से परे है। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। लेकिन देखिए, एक सैनिक का ये व्यक्तिगत बलिदान सिर्फ उसकी अपनी लड़ाई नहीं होती है। ये सब कूटनीति और भू राजनीति से भी जुड़ा होता है। कर्नल ने इंटरव्यू में उस बड़े परिदृश्य पर भी चर्चा की थी। पर हाँ, यहाँ श्रोताओं के लिए ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। हाँ, वो डिस्क्लेमर दे देना चाहिए। बिल्कुल, कि कर्नल ने चीन या अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के बारे में जो बातें साझा की हैं, वे विशुद्ध रूप से उनके अपने जमीनी अनुभव हैं। हम यहाँ कोई राजनीतिक पक्ष नहीं ले रहे हैं, बस उन विचारों को डिकोड कर रहे हैं। सही है। जमीनी स्तर के अधिकारी का नजरिया कूटनीतिक बयानों से बहुत अलग होता है। तो चीन के संदर्भ में उनका नजरिया स्पष्ट था कि भारतीय सेना चीन से बिल्कुल नहीं डरती है। उनका मानना था कि 1962 के बाद से भारतीय सेना ने 1 इंच भी जमीन किसी को लेने नहीं दी है और मीडिया का नैरेटिव उनके अनुभव से मेल नहीं खाता। और इससे भी आगे उन्होंने प्रतिशोध के नियम की बात की। मतलब अगर बॉर्डर के इस पार किसी निर्दोष की हत्या होती है तो उसका बदला खून से ही लिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये रक्त का बदला रक्त कोई भावुक बयान नहीं है। इसे डिटेरेंस कहते हैं। डिटेरेंस मतलब सामने वाले के मन में खौफ पैदा करना, उसे स्पष्ट संदेश देना कि किसी भी दुस्साहस की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अच्छा, और यहीं पर उन्होंने कई अनऑफिशियल ऑपरेशंस का भी जिक्र किया। मतलब वो गुप्त अभियान जिनकी जानकारी कभी मीडिया या जनता को नहीं दी जाती। सरकार का सपोर्ट होता है, लेकिन एक चीज होती है डिनायबिलिटी। हाँ, अगर पकड़े गए तो सरकार मुकर सकती है। हाँ, तो यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखने के लिए ये जो सफेद और काले के बीच का ग्रे एरिया है, जहाँ पर्दे के पीछे हिंसा होती है, क्या वो किसी भी लोकतंत्र के लिए एक जरूरी बुराई है? देखिए, कूटनीति कभी भी पूरी तरह से सफेद नहीं होती।
जब देश ऐसे दुश्मनों से घिरा हो जो कानून नहीं मानते, तो केवल शांति वार्ताओं से काम नहीं चलता। पर्दे के पीछे की ये हिंसक दुनिया उसी शांति को बनाए रखने का एक टूल है। सेनाओं को ये ग्रे एरिया इसलिए दिया जाता है ताकि आम जनता को उस हिंसा का सामना ना करना पड़े। और मुझे लगता है कि ये बात देश की जनता भी अवचेतन रूप से समझती है। तभी तो जमीनी स्तर पर सेना के प्रति असीम सम्मान दिखता है। इंटरव्यू में कर्नल ने अपना वो दिल छू लेने वाला अनुभव भी साझा किया था ना, वो दाढ़ी और पठानी सूट वाला। हाँ। जब वे छुट्टी पर होते थे तो दाढ़ी बढ़ा लेते थे और पठानी सूट पहनते थे। रात में पुलिस उन्हें शक के आधार पर रोक लेती थी, लेकिन जैसे ही वे अपना स्पेशल फोर्सेस का आईडी दिखाते थे, शक तुरंत सम्मान में बदल जाता था। बिल्कुल। वही पुलिस वाले उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर बाकायदा सुरक्षित घर छोड़कर आते थे। देशवासियों का ये जो समर्थन है ना, हाँ। यही किसी सैनिक का सबसे बड़ा हथियार होता है। जब कोई सैनिक -50 डिग्री में लड़ रहा होता है, तो वो राजनीतिक पार्टियों के लिए नहीं, बल्कि अपने इन्हीं देशवासियों के लिए लड़ रहा होता है। इस सपोर्ट के बिना वो बलिदान देना नामुमकिन है। तो अगर आज की इस पूरी गहन चर्चा को हम समेटें, हमने उस भयंकर 90 दिन की यातना से शुरुआत की थी जहां इंसान को तोड़कर एक ऐसा मानसिक फौलाद बनाया जाता है जो कांच चबा सकता है। हमने देखा कि कैसे भारतीय सेना जुगाड़ और जमीनी अनुभव से पश्चिमी तकनीक पर भारी पड़ती है। और सबसे बढ़कर हमने उस सच्ची दुनिया को समझा जहां एक पल में छाता ओढ़े इंसान को बख्श देने का धैर्य है, तो दूसरे ही पल शरीर में छर्रे लिए दुश्मन की मौत का इंतजार करने की क्रूरता। बिल्कुल। और ये सब कुछ एक बहुत ही गहरे बिंदु पर आकर जुड़ता है। इस पूरी चर्चा से जो विचार उभरता है वो ये है कि हमारी दुनिया की हकीकत हमारी सोच से बहुत ज्यादा जटिल है। सही बात है। जब भी हम किसी इमारत पर या चौराहे पर भारत का झंडा हवा में शान से लहराते हुए देखते हैं ना, तो मन में एक बड़ी अजीब सी शांति महसूस होती है। हाँ, एक सुकून सा मिलता है। लेकिन जरा सोचिएगा कि वो झंडा केवल हवा के झोंकों से नहीं लहरा रहा है। मतलब उसके पीछे की सच्चाई कुछ और है। जी। उस झंडे को उसी शान से फहराता हुआ रखने के लिए ठीक उसी पल दुनिया की नजरों से दूर किसी अंधेरे जंगल में या -50 डिग्री बर्फ से ढकी किसी चोटी पर कोई व्यक्ति बिना सोए अपनी शारीरिक सीमाओं को तोड़ रहा है। कोई व्यक्ति अपने शरीर में लोहे के टुकड़े लिए पत्थर के पीछे रात भर से इंतजार कर रहा है। वो शांति जो हमें शहरों में मुफ्त लगती है ना, वो मुफ्त नहीं है, उसकी भारी कीमत हर रात चुकाई जा रही है। ये सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। हम जो साफ सुथरी तस्वीर अपने आरामदायक कमरों में बैठकर देखते हैं, उसके पीछे की इस दर्द से भरी वास्तविकता को समझना बहुत जरूरी है। आज के इस डिकोडिंग ने निश्चित रूप से एलीट ऑपरेटर्स के प्रति हमारे नजरिए को एक नई गहराई दी है। तो आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। उम्मीद है इस बातचीत ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया होगा। ऐसे ही ज्ञान की गहराइयों में उतरते रहिए और नए सवाल तलाशते रहिए।